ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो भाई 2020 बहुत ही गजब जा रहा है। मतलब हर चीज हो रही है यार। कोरोना भी हो गया, अम्फन तूफान भी आ गया, अब छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, फिर चाइना ने दिक्कत कर दी, लेजेंडरी एक्टर्स की डेथ हो रही है, और अब नेपाल, मतलब नेपाल के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में हम सब जानते हैं। मतलब कल परसों की बात है, नेपाली पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने अपने देश का नया नक्शा पास कर दिया, और इसके साथ ही इंडिया और नेपाल के टाइज अपने ऑल टाइम लो तक पहुंच चुके हैं। अब इससे नीचे क्या ही जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट गजब बात यह है कि ये सारा मामला शुरू होता है एक ट्वीट के साथ। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कांग्रेचुलेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लिंक रोड फॉर मानसरोवर यात्रा, जय बाबा भोलेनाथ, जो कि जोड़ता था धारचूला को लिपू लेक से। अब ये दोनों इलाके इंडिया के उत्तराखंड स्टेट के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जी हाँ, आते हैं हमारे ही। तो आप लोगों को याद होगा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडियन गवर्नमेंट ने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा था, उसके बाद इंडिया ने अपना नया मैप पब्लिश करा था, और नेपाल तब से ही उस मैप को लेकर बड़ा बौखलाया हुआ था। ये क्या हो गया? और अब ये ट्वीट उनके लिए कैरी मिनाटी के वो टिकटॉक वाले रोज से कम नहीं था। तो नेपाली गवर्नमेंट भी आमिर भाई की तरह रोना बिलखना शुरू हो गई। नेपाल फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड रिग्रेट over India's unilateral act and called upon India to refrain itself from doing any activity on Nepalese territory। बहुत बढ़िया भाई। और उसके बाद एक लंबे चौड़े स्टेटमेंट में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने सबको वापस से बात याद दिलाने की कोशिश करी कि एज पर दी सुगौली ट्रीटी ऑफ 1816 महाकाली नदी का ईस्ट का सारा एरिया नेपाल का आता है, और लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपू लेक ये भी इसमें है, और कोई भी नेपाल की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। और इसके बाद क्या था, उन्होंने 20 मई को अपना एक नया मस्त ऐसा मैप लाके छाप दिया। तो भाई प्राइमा फेसी ये सारा मामला ट्रीटी ऑफ सुगौली का लगता है। तो आइए सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जितना भी ना करा धरा है, आज की जो हमारी दिक्कतें हो रही है ना, ये सारी ब्रिटिशर्स की वजह से है। अब मेरे को ये मत कहना उन्होंने तो हमें रेलवे दी, उन्होंने तो हमें इन्वेस्टमेंट दी, उन्होंने तो हमें इंग्लिश सिखाई। अबे सिखाई तो सिखाई, लेकिन ये दिक्कतें भी तो दी ना, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? तो मामला यूं शुरू होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैश फ्लो की हो रही थी दिक्कत। वो ब्रिटेन को उतने पैसे नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि उनको वहां पर इंटरेस्ट पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है, कंपनी के 100 तरीके के खर्चे होते हैं, और वो नहीं निकल रहे थे। क्योंकि यहाँ से जो कॉटन का सामान बनाकर भेजते थे ना, अब वो ब्रिटेन में या यूरोप में नहीं बिक रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, मशीनें थी यार उनके पास, वो फटाफट और सस्ते कपड़े बना रहे थे जैसे इंदिरा मार्केट में मिलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा भाई हम महंगे कपड़े तो नहीं लेंगे, हमें यही पसंद है। तो अब लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय यहाँ पर थे, उनको आगे दिक्कत कि अब क्या करा जाए। तो उनको किसी ने बताया कि आप ऐसा करिए, तिब्बत के साथ ट्रेड कीजिए, वहां पर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के वूल मिलते हैं, आप वहां से वूल लाइए, उसका सामान बनाइए और बेचिए। ऐसे 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो भाई ट्रेड करना है तो जाना पड़ेगा तिब्बत। अब जाने के 2 रास्ते थे, या तो वो सिख किंगडम से होते हुए कश्मीर के थ्रू तिब्बत जाते, या फिर दूसरा रास्ता था कि वो नेपाली किंगडम के थ्रू फिर तिब्बत जाते। अब पहले वाले रास्ते में दिक्कत थी कि उस समय सिख अंपायर काफी ज्यादा ताकतवर था, और उनसे पंगे लेना उस समय ब्रिटेन ने ठीक नहीं समझा। तो इसके बाद वो लोग गए नेपाली किंगडम के पास, वो नेपाली राजा से मिले। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमें करना है तिब्बत से ट्रेड, तो आप ऐसा करिए कि हमें अपनी जगह से जाने दीजिए। तो नेपाली राजा ने इसके बारे में सोचा, गहन विचार करा, और उसके बाद बड़े प्यार से 2 शब्दों में एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई माफ कीजिए, नहीं जाने दे सकते। और उसके पीछे का रीजन बहुत बढ़िया कि विद द मर्चेंट कम द मस्केट, विद द बाइबल कम द बायनेट। सिंपल सा अर्थ था कि ये मर्चेंट जो है एक गोली लेकर आते हैं, उसके आगे लगाते हैं ये तलवार जैसी चीज, और पहले गोली मारते हैं, फिर खच 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 करते हैं। तो वो चीज तो ठीक नहीं थी। पर आपको पता है ना अंग्रेज कैसे थे। मतलब जब नेपोलियन यहाँ पर फ्रेंच अटैक करने की तैयारी कर रहा था, तो वेलेस्ली ने किस तरीके से फटाफट उसके फ्रेंच ड्यूप्लेक्स का आइडिया इस्तेमाल करते हुए सब्सिडरी अलायंस करवा दी थी, और उसके बाद सारा अपना एरिया सिक्योर कर लिया था। तो जो बंदा इतना कर सकता है, क्या वो नेपाल से नहीं लड़ सकता? तो भाई हेस्टिंग्स जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अब लड़ाई करें तो करें कैसे, ऐसे तो नहीं कर सकते लड़ाई। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरकीब निकाली, क्योंकि अवध का जो इलाका है ना, जो आज उत्तर प्रदेश में आता है, उसकी बाउंड्री लगती है नेपाल से। तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने गोरखपुर जो उस समय अवध में आता था उसको कर लिया कब्जा। अब गोरखपुर की बाउंड्री लग रही थी नेपाल से, और जहां पर बाउंड्री वहां पर डिस्प्यूट, और जहां पर डिस्प्यूट वहां पर हम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। उन्होंने बोला आ जाओ अब तो लड़ेंगे। अब यही गलती कर दी। मतलब गलती तो क्या करी, अब ये देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे बेचारे प्लेन के आदमी थे, है ना, उन्होंने उनको पहाड़ों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, और जो हमारे नेपाली थे वो थे पहाड़ों के राजा। तो अब अगर आप प्लेन के आदमी को पहाड़ में गाड़ी चलाने के लिए बोलोगे तो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे मित्रों? बढ़ेंगे ना। उसी तरीके से इन लोगों को लड़ना तो आसान था, लेकिन पहुंच गए। अब बात ये थी कि उन लोगों के पास अच्छी बंदूकें थी, वो जैसे मस्केट और बायनेट के बारे में बात करी, और नेपाल जो किंगडम था वो अपने तलवार भालों के साथ ही लड़ रहा था। इस वजह से नेपालियों का हारना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। लेकिन जिस बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई करी भाई, सल्यूट है, बहुत बढ़िया ये लड़ाई हुई।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से लड़ लुड़ाकर नेपाल को हराकर वहां पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। तो अब जब जीत हो गई तो उसके बाद ट्रीटी होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल भी भाई दिमाग तो है ही ना, मतलब अपना किंगडम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे और ना ब्रिटिशर्स को पूरा नेपाल का किंगडम हथियाना। तो लड़ाई करने के बाद 2 दिसंबर सन 1815 को साइन होती है ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1816 सुना है, रुक जाओ, रुक भाऊ बोलो यार, रुको जरा, सबर करो भाई। 2 दिसंबर 1815 को ट्रीटी साइन हुई, 4 मार्च 1816 को वो रेक्टिफाई हुई, मतलब कि वो फोर्स में। अब ट्रीटी में था क्या, तो भाई ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखिए हम आपके यहाँ पर अपना एक रेसिडेंट रखेंगे। रेसिडेंट का सिंपल मतलब होता था जैसे आज के टाइम पर ये हाई कमिश्नर या एम्बेसडर टाइप समझ लो। तो नेपाल ने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें आपका गढ़वाल कुमाऊं का एरिया चाहिए, हमें ये तराई का एरिया चाहिए और हमें ये आपका ये सिक्किम वाला एरिया चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, ये भी ले लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग लड़े तो बहुत बढ़िया, मतलब दम है भाई बॉस, बढ़िया, तो हमें आपके जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो अपनी फौज में चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप रिक्रूट करना शुरू कर लो। लेकिन फिर उन्होंने पूछा भाई अब हमें ये भी तो बता दो बाउंड्री क्या है। तो हेस्टिंग जी ने बोला ये देख रहे हो आप, ये क्या है? उन्होंने बोला ये महाकाली नदी है, बस ये हो गई आपकी वेस्टर्न बाउंड्री। उन्होंने बोला ये कौन सी नदी बह रही? उन्होंने कहा कि मेची नदी है। उन्होंने बोला बस ये हो गई ईस्टर्न बाउंड्री, बात खत्म। सिंपल ना, सिंपल था कि नहीं था? नहीं। अरे मेन दिक्कत ही तो नदी की है, मतलब इसको ऐसे समझते हैं। अब देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, आप लोग इसके 2 आंसर दे सकते हैं। या तो आप कहो कि वो गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, या फिर जो टेक्निकली थोड़ा बेटर आंसर है वो ये होगा कि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलते हैं उसके बाद गंगा नदी का असली उद्गम होता है। तो कौन सा सही कौन सा गलत, ये वाली सारी दिक्कत हो जाती है। सो अब इस ट्रीटी में यही नहीं बताया कि महाकाली नदी का ओरिजिन क्या है। जो मेन नदी थी वो तो दिख रही थी, लेकिन ओरिजिन कहाँ से, यही तो मेन दिक्कत थी। और याद रखना शादी में जीजा को कलह करने के लिए दाल में बस इतना सा नमक कम चाहिए होता है, बाकी गड़े मुर्दे वो खुद उखाड़ लेता है। और यही काम आज के समय में नेपाली गवर्नमेंट भी कर रही है। सो द होल आर्ग्यूमेंट रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओरिजिन एंड दैट्स माय फ्रेंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन। तो जब ब्रिटिशर्स ने इनिशियली अपने मैप बनाने शुरू करे तो उन्होंने काली नदी का ओरिजिन लिम्पियाधुरा से दिखाया कि वहां से वो स्ट्रीम निकलती है, तो हम वहां से ओरिजिन मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब 1879 में एक्सटेंसिव सर्वे हुए तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये यहाँ से नहीं निकलती, ये काला पानी में एक नेचुरल स्प्रिंग है, इसका मेन ओरिजिन वहां से है, और जो लिम्पियाधुरा से आता है वो बस एक इसकी छोटी स्ट्रीम है, तो हम उसका ओरिजिन नहीं मानेंगे। तो उसके बाद सारे मैप्स को रेटिफाई करा गया और तब से सब्सिक्वेंटली जितने भी मैप आज तक ये 2020 तक छप रहे हैं उनमें जो ओरिजिन है काली नदी का वो काला पानी के उस नेचुरल स्प्रिंग से ही माना जा रहा है। तो इंडिया ने सारे मैप वैसे ही छापे, ब्रिटिशर्स ने सारे मैप वैसे ही छापे थे, और मजेदार बात यह है कि नेपाल भी आज तक सारे मैप ऐसे ही छापता आ रहा था। तो दोनों की बाउंड्रीज आपस में अलाइन करती थी। उस टाइम तक मैप में तो खासकर ये डिस्प्यूट बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इतने समय से ये सारी चीजें बड़े आराम से चल रही थी तो आखिर अब शर्मा ओली जी के पेट में कौन सी मरोड़ जागी कि उन्होंने ये मुद्दा इस पेंडेमिक के बीच में उठाया है। लेकिन दोस्तों उस ट्रीटी को समझने से पहले हमें एक और ट्रीटी समझनी जरूरी है जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद नेपाल, जो कि 31 जुलाई 1950 के। अब इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। तो भाई अगर हम इस ट्रीटी को देखें तो ये बहुत ही मजेदार ट्रीटी है और मैं इसको वर्बेटिम पढ़ के आपको सुनाता हूँ। नाउ आर्टिकल 8 ऑफ दिस ट्रीटी सेज दैट सो फार एज द मैटर्स डेल्ट विद हियरिन, मतलब इस ट्रीटी में आर कंसर्न्ड, दिस ट्रीटी कैंसल्स ऑल प्रीवियस ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया between the British government and the government of Nepal। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज, now Article 1 of this treaty says that there shall be everlasting peace and friendship between the government of India and the government of Nepal। Further, Article 1 says that the two governments agree mutually, मतलब एक साथ, to acknowledge and respect complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब ये देखिए, ब्रिटेन ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर किया 15 अगस्त 1947 को। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करा गया 26 नवंबर 1950 को। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, उनका क्या एरिया है, क्या नाम है, वो सारी चीजें। तो जब ये शेड्यूल है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश भी होगा, और आप लोगों को पता है कि 1950 के टाइम पर उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था, और उस टाइम पर उत्तराखंड के कालापानी रीजन को इंडिया में ही दिखाया जाता था। मतलब कि जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तब नेपाल को ये बात क्लियर पता थी कि कालापानी रीजन इंडिया का है, इंडिया ने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, और उसके बाद इस ट्रीटी में कहते हैं कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मानेंगे और जितनी भी प्रीवियस ट्रीटीज हुई हैं उन सबको कैंसिल कर देंगे। मतलब कि ट्रीटी ऑफ सुगौली तो कैंसिल हो गई और उस टाइम पर जो टेरिटरीज थी उनको आप मान्य करते हैं। तो आज ये मुद्दा क्यों?
अब इसके बाद देखो, कहने वाले तो क्या कहते हैं कि जो 1950 की ट्रीटी थी ना, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं करी थी, वो राजा ने करी थी और राजा की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तो भैया अगर ऐसी बात है तो ट्रीटी ऑफ सुगौली किसने करी थी? उस टाइम पर कौन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? और अच्छा, अगर आप लोगों को यही बोलना है तो कल की तारीख में तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ सुगौली से पहले तो गढ़वाल कुमाऊं सारा नेपाल का था, सिक्किम नेपाल का था, तो वो भी वापस करो। और अगर मैं इसको और आगे लेकर जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि नेपाली किंगडम से पहले तो वहां पर मल्ल कॉन्फेडरेसी थी, उनसे पहले तो वहां पर लिच्छावी रहते थे, उनसे पहले तो वहां पर किरतानी रहते थे, और किरतानी के सबसे महान राजा का नाम तो महाभारत में है। तो क्या पूरे नेपाल को इंडिया का मान लें? देखो, मैं जानता हूं कि ये रेटोरिकल बातें ज्यादा मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो है फैक्ट। देखो, नेपाल पहले से बहुत आगे तक आ गया है। मतलब आफ्टर फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग अगेंस्ट द मोनार्की, नेपाल फाइनली बिकेम डेमोक्रेटिक ऑन 28 मई 2008, जब नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करा और 240 साल पुरानी मोनार्की का एंड कर दिया। वहां के लोग बहुत टाइम से इसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा जब 1990s के टाइम पर डेमोक्रेसी का रियल दौर वहां पर शुरू हुआ, तब भी उन लोगों को डेमोक्रेसी आसानी से नहीं मिली थी। बार बार राजा आता था, तख्ता पलट करता था, फिर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करता था, फिर वो पलट देता था, ऐसी चीजें चल रही थी। चाहिए जब 2005 में किंग ज्ञानेंद्र वापस से वहां के लोगों पर अत्याचार करने वाले, तब इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर वहां पर राजा को वो सारी चीजें करने से रोका। वहां पर जो पार्टीज आपस में लड़ रही थी, चाहे वो मॉइस्ट हो, चाहे वहां पर और पार्टीज हो, उन सबको एक साथ लाए और उसके बाद वहां पर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में बहुत अहम योगदान दिया था। तो इसी के फलस्वरूप जब 2008 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2015 में केपी ओली शर्मा जी पहली बार वहां के प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं। लेकिन ये वही दौर था जब इंडिया और नेपाल के जो टाइज थे उनमें थोड़ी दरार उत्पन्न होनी शुरू हुई। उसके पीछे का रीजन ये था कि जो मधेसी कम्युनिटी जो तराई एरिया में रहती है, जो कि बॉर्डर एरिया है इंडिया और नेपाल का, वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों को आप लोगों ने बांट दिया है, हम लोगों की आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन इस बात को वहां पर उतने अच्छे से एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो अब ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाए जाते हैं कि इंडिया ने उन मधेसीज का इस्तेमाल कर नेपाल के खिलाफ एक ब्लॉकेड लगाया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया, अपने जितने बॉर्डर थे, जितने भी चेक पॉइंट थे, उन सबको सील कर दिया और नेपाल के पास ना खाना पहुंचने दिया, ना दवाइयां पहुंचने दी, ना फ्यूल पहुंचने दिया, और नेपाल में वाकई में बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो जाहिर सी बात है नेपालियों का गुस्सा इंडिया के लिए फूटेगा। लेकिन हमें पता है कि अगर किसी भी जगह पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस जगह को भरने के लिए एक हाई प्रेशर जगह से एयर आती ही आती है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए आया चाइना। चाइना ने नेपाल को अपने पोर्ट्स का एक्सेस दिया, वहां पर जितना भी सामान हो सकता था वो सब पहुंचाया और उनकी मदद करने के लिए आगे आया। वैसे भी चाइना हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करता ही आ रहा था और वो देखता था कि कब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके जब मैं वहां पर सीधा नेपाल में जा सकूं। तो इसके साथ ही नेपाल और चाइना के टाइज भी बहुत अच्छे होना शुरू हुए। उसके बाद जब 2017 में केपी शर्मा ओली जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, तब से नेपाल और चाइना के रिश्ते बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और एक मुख्य कारण ये भी है कि नेपाल में जो आज रूलिंग पार्टी है और जो चाइना की रूलिंग पार्टी है, दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम है, दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो भी उसके माओइस्ट फैक्शन को। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल की गवर्नमेंट में जब दो फाड़ होने वाले थे, शर्मा ओली जी का पद ऑलमोस्ट जाने वाला था, तब किस तेजी के साथ चाइनीज एम्बेसडर ने वहां पर मीटिंग्स का दौर करा और दोनों पार्टीज को कन्विंस कर एक साथ रहने के लिए वापस से विवश या मजबूर कर दिया कि भाई आप लोग हटिए मत। जितना मैंने पॉलिटी पढ़ा है आज तक मैंने कभी इतना नहीं देखा कि किसी कंट्री का दूसरी सॉवरेन कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज कहता है। और शायद इसी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इट सीम्स एज इफ नेपाल इज डूइंग दिस एट द बेस्ट ऑफ समबडी एल्स। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है और नेपाल को ये बात क्यों चुप गई इतनी ज्यादा, ये तो वही लोग जाने। लेकिन चीज फिर से वही आती है कि क्या केवल चाइना का एंगल डालते हुए हम नेपाल की बात को खारिज कर सकते हैं? क्या नेपाल आज जो भी चीज कह रहा है वो सारी गलत है? वेल नहीं, कभी भी किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को नकारने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन नेपाल ने आज के टाइम पर जो करा है, अब उसके आगे बातचीत का दायरा बिल्कुल खत्म सा मालूम पड़ता है। देखिए, उन लोगों ने इस नए नक्शे को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी है, लोगों के सेंटिमेंट्स को इसके साथ बहुत अच्छे से जोड़ दिया है। मतलब आने वाले समय में जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा, जो बच्चे इन चीजों को पढ़ेंगे, जो लोग इस पर डिस्कस करेंगे, वो इसी बात को मानेंगे कि ये एरिया हमारा है और उन्होंने हमसे हथियार रखा है, और जो एनिमिटी की फीलिंग है ये आगे जाकर बढ़ने वाली है। तो शायद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने
ने सरकारों के बीच में जो खाई थी उसको और गहरा कर दिया, जो शायद फ्यूचर में और ज्यादा गहरी होती रही। देखिए 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, उसके बाद से इंडिया की जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट की रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे पहला दौरा था वो भी नेपाल को हुआ था, और तब से एक वर्किंग ग्रुप भी चल रहा था जो कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना था। लेकिन उसके बाद अगर नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देता है कि ये एरिया हमारा है, इसका मतलब आज तक जितने भी नेगोशिएशन हुए थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं रहता। लेकिन देखिए देर अभी भी नहीं हुई है, नेपाल और इंडिया के पास अभी भी मौका है कि बैठकर इन सारी बातों को सुलझा सकते हैं और आपस में जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर कर सकते हैं। जरूरी है यहाँ पर डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करने की। इंडिया को जरूरी है कि अगर आज तक उसने बिग ब्रदर वाला अपना एटीट्यूड अपनाया है तो उसको पीछे कर इक्वल पार्टनरशिप देखते हुए नेपाल की सहायता करे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे और कोशिश करे कि जो आज तक कल्चरल टाइज बनते हुए आए हैं वो लोगों के बीच में हमेशा अच्छे रहे। क्योंकि यहाँ पर बात केवल तो गवर्नमेंट की नहीं है, यहाँ पर बात लोगों की है, और गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत टाइज इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच में है, जिनका कल्चरल एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है। और एक और मजेदार एंगल जो मेरे सामने निकल कर आया, जो शायद चाइना से ही रिलेटेड है, वो ये है कि इंडिया का रिसेंटली अपने नेबर्स के साथ काफी ज्यादा विवाद हुआ। हमने पहले देखा कि मालदीव्स में जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार थी तो उनके रिश्ते चाइना के साथ जैसे ही अच्छे होने शुरू हुए तो इंडिया के साथ खराब होने लग गए। श्रीलंका में जब महिंदा राजपक्सा प्रेसिडेंट थे, आज के टाइम पर तो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट जब वो प्रेसिडेंट थे तब चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करा और हमने देखा कि इंडिया के साथ श्रीलंका का टाइज खराब होने लग गए। ऐसे ही हमने नेपाल में देखा। लेकिन अब आता है फ्लिप। अब क्या होता है कि जैसे ही मालदीव्स में सरकार चेंज होती है, अब्दुल्ला यमीन हटते हैं, एक नई सरकार आती है, वैसे ही वापस से इंडिया और मालदीव्स के टाइज बहुत ज्यादा सुधर जाते हैं और चाइना के साथ उनके थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे ही श्रीलंका में वापस से सरकार बदलती है, वैसे ही इंडिया के टाइज बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो क्या नेपाल में भी ऐसी किसी चीज की जरूरत है? तो भाई इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या होता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और ना ही शायद किसी भी इंडियन को होना चाहिए। वहां के लोग समझदार हैं अपनी सरकार बनाने के लिए और उसको अपने हिसाब से काम करवाने के लिए। जरूरी है कि हम लोगों के नाते यहाँ पर प्यार और सौहार्द को बनाए रखें, उसमें एक अच्छा रिलेशन बना के चले यार। जब तक लोग साथ हैं ना, देखो कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज के इस एपिसोड से सीखने को बहुत कुछ मिला, और अगर आप लोगों को इसका और भी बेहतर डिस्कशन सुनना है, थोड़े और पॉइंट सुनने हैं, तो आप लोग मेरे पॉडकास्ट वार्तालाप विद उज्जवल शर्मा को सुन सकते हैं। उसको स्पॉटिफाई, एंकर या फिर जो भी आप लोगों के पास पॉडकास्ट सुनने के लिए एप्लीकेशन है उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाइए पॉडकास्ट को सुनिए। बहुत बार होता है कि हम लोग वीडियोस नहीं देख पाते, तो आप आराम से ईयरफोन को कानों में लगाइए, रिलैक्स कीजिए और चिल मारिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है इंडिया और नेपाल के रिश्ते कैसे होने चाहिए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद।